नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर पंजाब से है, जहां पर चंडीगढ़ स्थित पंजाब एमएलए हॉस्टल के हेरिटेज फर्नीचर की अमेरिका के शिकागो में हुई नीलामी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो हेरिटेज फर्नीचर था, ये आखिरकार भारत से अमेरिका कैसे पहुंच गया? क्या इसको चोरी करके ले जाया गया, इसकी तस्करी की गई, या इस फर्नीचर को पंजाब सरकार के अधिकारियों के द्वारा कबाड़ बताकर बेच दिया गया? हालांकि इन सभी सवालों के जवाब अभी तलाशे जाने हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिका के शिकागो में जो ऑक्शन कंपनी है राइट ऑक्शन हाउस, उसके द्वारा ये नीलामी की गई है। और नीलामी के दौरान जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उसमें इन कुर्सियों पर चंडीगढ़ में जो पंजाब एमएलए हॉस्टल है उसकी मार्किंग भी सीधे तौर पे दिखाई दे रही है और उसकी फ़ोटो भी जारी की गई है। और ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये फर्नीचर एंटीक फर्नीचर है, काफ़ी इसकी एक पुरानी ऐतिहासिक इसको धरोहर के तौर पर पेश किया गया। और इसी वजह से इसकी जो नीलामी है करीब $72,000 से ज़्यादा की हुई है। अगर हम भारतीय रुपयों की बात करें तो करीब 60 लाख रुपए के आसपास ये 2 कुर्सियाँ और 4 स्टूल, जो कि चंडीगढ़ में जो पंजाब एमएलए हॉस्टल है उसकी प्रॉपर्टी बताए जा रहे हैं, वहाँ की हेरिटेज फर्नीचर था, हेरिटेज संपत्ति थी, उसकी ये नीलामी हुई है। अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में जो हेरिटेज प्रोटेक्शन सेल है उसके मेंबर अजय जग्गा ने पूरा मामला उठाया है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी जांच का विषय ये है कि ये फर्नीचर चंडीगढ़ से बाहर कैसे निकला, इसको हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। 2011 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक कानून बना दिया गया था कि इस तरह का जो भी हेरिटेज फर्नीचर चंडीगढ़ या अन्य किसी इलाके में मौजूद है उसको ना तो बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है, और ना ही उसको विदेश भेजा जा सकता है। तो इस कारण ये सवाल उठता है कि ये फर्नीचर बाहर कैसे आया। अगर ये फर्नीचर ख़राब हो चुका था या डैमेज हो चुका था तो इसकी रिपेयर हो सकती थी, लेकिन उसके लिए पूरा एक नियम है। अजय जग्गा ये भी कहते हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी की एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए जो कि भारत सरकार के साथ ही पंजाब सरकार के पास हो, और पता लगे कि चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ पर इस तरह का हेरिटेज फर्नीचर है। इस तरह का फर्नीचर की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में जो पंजाब सचिवालय है, इसके अलावा विधानसभा की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ पर भी इस तरह के फर्नीचर हैं, इस तरह की कुर्सियाँ, टेबल और स्टूल वहाँ पर पाए जाते हैं। इसका अपना एक इतिहास है। इस तरह का फर्नीचर जो है उसके लेकर बताया जाता है कि ये फर्नीचर 1955-56 में तब बना था जब चंडीगढ़ को तैयार करने वाले, चंडीगढ़ का मास्टर प्लान बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे ला कार्बूजिए, उनके चचेरे भाई पियर जनरेट के द्वारा इस तरह के फर्नीचर को तैयार किया गया था और सरकारी इमारतों में रखने के लिए भेजा गया था। बताया जाता है कि इस फर्नीचर की क्वालिटी काफ़ी उच्च किस्म की है और इसके अंदर जो टीक वुड जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल किया गया है ताकि फर्नीचर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहे। अब पूरे इस विवाद पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पता लगाया जाए कि फर्नीचर जो कि एमएलए हॉस्टल की प्रॉपर्टी था वो बाहर कैसे गया, भारत से बाहर जाकर विदेश में कैसे इस फर्नीचर की नीलामी हो गई। क्योंकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जहाँ एक और केंद्र सरकार सकते में है तो वहीं पंजाब सरकार भी हैरान है कि जिस फर्नीचर को हेरिटेज फर्नीचर का दर्जा दिया गया है, जिसकी सेल परचेज नहीं हो सकती, वो आखिरकार पंजाब में जो चंडीगढ़ का जो एमएलए हॉस्टल है वहां से बाहर निकलकर विदेश तक कैसे पहुंच गया, इसकी जांच की बात कही गई है। पंजाब विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी ताकि पता लग सके कि क्या कहीं कोई ऐसा अधिकारियों और तस्करों का एक नेटवर्क तो नहीं है जो इस तरह की संपत्ति को विदेशों में भेज रहा है और विदेशों में इस तरह की जो फर्नीचर है उसकी हेरिटेज वैल्यू बताकर इस तरह से नीलामी हो रही है। क्योंकि बताया जाता है कि विदेशों में जब इस तरह के फर्नीचर की हेरिटेज वैल्यू बताई जाती है, इसके पूरे इतिहास के बारे में बताया जाता है, तो नीलामी के दौरान उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हालांकि जो अमेरिकन जो कंपनी है जिसने ये ऑक्शन किया है उसने अब तक इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बताया है कि उसके पास ये फर्नीचर कब और कैसे पहुंचा है। अगली खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां पर मृतक लड़की डिंपल के परिवार ने प्रदर्शन किया। डिंपल वही लड़की है जिसकी मोहाली की यूएस लॉजिस्टिक कंपनी में बीते गुरुवार की शाम को हत्या कर दी गई थी। ये हत्या उसी के एक साथी सहकर्मी ने की थी। इस घटनाक्रम का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। डिंपल के परिवार ने आज सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग की है। दरअसल डिंपल मूल रूप से पटियाला की रहने वाली थी और वो जो आरोपी युवक है हैरी मान, वो भी पटियाला का ही रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि हैरी मान लगातार डिंपल को परेशान कर रहा था, अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए उस पर दबाव बना रहा था, लेकिन डिंपल इस बात से लगातार इनकार कर रही थी। परिवार ने आज सड़कों पर उतरकर मांग की है कि जो कंपनी का प्रशासन है उसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि परिवार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि हैरी मान के द्वारा लगातार डिंपल को परेशान किया जा रहा था और
परिवार के कई लोग कंपनी में गए थे। उन्होंने कंपनी प्रशासन से मांग की थी कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, हैरी मान को दफ्तर में ना आने दिया जाए, क्योंकि हैरी मान लगातार डिंपल पर दबाव बना रहा है, जबकि परिवार डिंपल की शादी कहीं और करने की तैयारी कर रहा था। परिवार ने सीधे तौर पर कहा कि कंपनी प्रशासन ने सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाए। कंपनी के अंदर आने जाने के लिए जो कर्मचारियों की एक जांच होनी चाहिए थी, जो फ्रिस्किंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही थी। हैरी मान को लेकर लगातार कंपनी के प्रशासन को पता था कि वो डिंपल पर दबाव बना रहा है, डिंपल को परेशान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के प्रशासन ने सुरक्षा के कोई भी बंदोबस्त नहीं किए हैं। परिवार ने सीधे तौर पे कहा कि जो इस घटनाक्रम के बाद ये बात पुलिस की तरफ से कही गई कि हैरी मान और लड़की रिलेशनशिप में थे और दोनों के बीच दोस्ती थी, और दोस्ती टूट जाने के बाद, ब्रेकअप हो जाने के बाद अब हैरी मान डिंपल पर दबाव बना रहा था, ये बातें भी बिल्कुल गलत हैं। परिवार ने इंसाफ की मांग की है। उनका कहना है कि आरोपी युवक तो इस वक्त जख्मी हालत में है, पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसकी रिकवरी का इंतजार कर रही है। उसके इलाज होने के बाद उसको आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इस घटना के पीछे और भी कई पहलू हैं जिनकी जांच होनी चाहिए, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो पूरा का पूरा एक सुरक्षा का इंतजाम था वो एक फेल रहा, और पहले से ही कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी के कर्मचारियों को पता था कि लगातार हैरी मान जो मृतक लड़की है डिंपल, उसको परेशान कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी में सुरक्षा के कोई कड़े बंदोबस्त नहीं किए गए थे, कोई जांच नहीं की जाती थी। इसी वजह से एक खंजर लेकर अपने साथ हैरी मान दफ्तर में पहुंच गया। उसने डिंपल से एक बार फिर बात करने की कोशिश की। वहां पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे थे जिसके अंदर ये पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया, लेकिन कंपनी प्रशासन चाहता तो पहले ही कुछ सुरक्षा के कदम उठाए जा सकते थे। हैरी मान को दफ्तर आने से रोका जा सकता था, उससे बात की जा सकती थी। वो जो लगातार डिंपल को ऑफिस के कैंपस के अंदर ही परेशान कर रहा था, उसको लेकर कोई एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से हत्याकांड हुआ है। आज जब परिवार सड़कों पर उतरा तो उनके साथ काफ़ी लोग वहां पर मौजूद थे, जोरदार प्रदर्शन किया गया। परिवार ने मांग की है कि इस मामले में जो कंपनी का प्रशासन है, जिस ऑफिस के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल जो धरना प्रदर्शन था वो काफ़ी जोरदार तरीके से किया गया। परिवार ने अपनी मांगें सामने रख दी हैं। वो चाहते हैं कि आरोपी युवक के साथ ही जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जिसने सुरक्षा में खामियां रखी, जिसकी वजह से उनकी बेटी पर ऐसा जानलेवा हमला हुआ और बेटी की मौत हो गई, उसके खिलाफ भी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। तो परिवार ने फिलहाल मांग उठा दी है और साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही परिवार की मांगों पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और पीड़ित लड़की, जो मृतक लड़की है डिंपल, उसको इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस ने कोई और कड़े कदम नहीं उठाए, तो परिवार ऐसे ही सड़कों पर उतरेगा। परिवार का समर्थन पटियाला के कई आम लोगों और समाज सेवियों ने भी किया है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को डोप टेस्ट करवाने का चैलेंज दिया गया है। ये चैलेंज और किसी ने नहीं बल्कि उनकी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास कृषि विभाग है, चंद्र कुमार, उनके बेटे पूर्व सीपीएस और पूर्व विधायक नीरज भारती की ओर से दिया गया है। नीरज भारती ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया है कि वो कई बार उनके साथ शराब पी चुके हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। नीरज भारती ने यह भी कहा कि तंबाकू का सेवन करने के बाद कई बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल विधानसभा में आ चुके हैं। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब सुक्खू पर नीरज भारती ने ये तमाम आरोप लगाए कि वो तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब उनके साथ बैठकर पी चुके हैं। जिसके बाद जब सुखविंदर सिंह सुक्खू से इन आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि नशेड़ियों से जुड़ा ये जो मामला है वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, नशेड़ियों के आरोप हिमाचल के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने इशारों में नीरज भारती को नशेड़ी करार दे दिया था, जिसके बाद अब नीरज भारती ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का डोप टेस्ट होना चाहिए और अगर सुक्खू चाहें तो वो अपना भी डोप टेस्ट करवाने को तैयार हैं। उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंबाकू और शराब का सेवन करने जैसे आरोप लगाए हैं और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम नीरज भारती के बारे में बताएं तो एक वक्त में वो कांग्रेस का एक बड़ा नाम थे, कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनको हालांकि कुछ महीने पहले 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। नीरज भारती चंद्र कुमार के बेटे हैं, जो कि इस वक्त सुक्खू कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं। नीरज भारती लगातार सुक्खू पर आरोप लगाते रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को लेकर उनका कहना है कि सत्ता में आने के बाद जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार है, जिसको लीड कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो जनता को भूल चुके हैं, खास तौर पे कार्यकर्ताओं के काम नहीं करते। कार्यकर्ता अपने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते। नीरज भारती ने यह भी आरोप लगाया था
कि जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनवाने में बड़ा योगदान दिया है, उनको सत्ता में आने के बाद सत्ता के नशे में सुखविंदर सिंह सुक्खू भूल चुके हैं। अब ये मामला एक बार फिर से तब उठा है जब नीरज भारती ने इस तरह के पर्सनल एलिगेशंस लगा दिए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू पर। सुक्खू ने भी इशारों में नीरज भारती को नशेड़ी करार दे दिया है, जिसके बाद अब ये पूरा विवाद बढ़ गया है, जहां एक और नीरज भारती लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू को चैलेंज कर रहे हैं कि वो डोप टेस्ट करवाएं, और नीरज भारती ने खुद भी ऑफर कर दिया है कि अगर सुक्खू डोप टेस्ट करवाने के लिए तैयार होते हैं तो वो भी अपना डोप टेस्ट करवा लेंगे। हालांकि नीरज भारती 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हैं। उनके पिता चंद्र कुमार भी सीधे तौर पे कहते हैं कि उनका अपने बेटे से कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन कांग्रेस की एक पूर्व नेता के द्वारा जिस तरह से हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को डोप टेस्ट के लिए चैलेंज किया गया है, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े जरूर करता है। अब बात करते हैं पंजाब सरकार के मिशन रोजगार की, जिसके तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को चंडीगढ़ में हुए एक सरकारी कार्यक्रम में 355 नियुक्ति पत्र युवाओं को सौंपे। ये नियुक्ति पत्र अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं में बांटे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक करीब 67,037 सरकारी नौकरियां युवाओं को दी जा चुकी हैं, और ये नौकरियां पूरी तरह से मेरिट के आधार पर दी गई हैं। इन नौकरियों को देने के दौरान किसी तरह की राजनीतिक सिफारिश नहीं चली है, पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इससे पहले युवाओं को सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाने पड़ते थे, राजनीतिक सिफारिश के साथ साथ उनसे पैसे के लेन देन होते थे, उन्हें अपने किसी राजनेता को पैसा देना होता था, उसके बाद ही सरकारी नौकरी मिलती थी। लेकिन जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वो लगातार पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की ओर अग्रसर हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसे युवा जो कि पंजाब को छोड़कर विदेशों में बस गए हैं, वो अब एक बार फिर से पंजाब का रुख करें। पंजाब में अब सरकारी नौकरियां उपलब्ध है। अगर आप में क्षमता है तो आप रिटन एग्जामिनेशन देकर, उसके बाद जो अन्य फॉर्मेलिटीज़ हैं, फिज़िकल टेस्ट हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशंस हैं, इस तरह के तमाम टेस्ट देकर सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी राजनेता की सिफारिश या पैसे का बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है, और पिछले कुछ दिनों में लगातार जो नीट का पेपर लीक होने के बाद माहौल बना हुआ है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार को गंभीरता के साथ इस मुद्दे को सोचना चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर लीक होने से कई बच्चों के भविष्य पर काफ़ी संकट खड़ा हो गया है, और इस तरह की घटनाएं ना हो, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम है, उसमें किसी भी तरह से कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेरिट की लिस्ट आती है, और उसी आधार पर युवाओं को नौकरियाँ दी जाती हैं। इस दौरान जो युवा वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने पंजाब सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने दावा किया कि उनको जो नौकरी मिली है उसके लिए उन्हें किसी तरह की राजनीतिक सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें किसी राजनेता के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़े हैं, किसी तरह के पैसे के लेन देन की कोई बात नहीं हुई है, और पंजाब सरकार ने उनको पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में सरकारी नौकरियां इसी तरह से निकाली जाती रहेंगी, और ऐसे युवा जिनके अंदर क्षमता है, जो मेरिट में आ सकते हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, वो सामने आए, इन परीक्षाओं को दें, और उनके लिए सरकारी नौकरियां लगातार पंजाब सरकार उपलब्ध करवाती रहेगी। अब बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां पर आज एक मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये घटना कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर की दूरी पर हुई। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर ही आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी एक सरकारी कार्यक्रम में आने वाले थे, और उनके आने से करीब 1 घंटे पहले यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी को सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की स्पेशल ट्रेन को रवाना करने के सरकारी कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन उनके आने से करीब 1 घंटा पहले यह हादसा हुआ। जहां पर यह हादसा हुआ, वहां पर मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतरकर ज़मीन पर आ गई, उसके टायर ज़मीन पर धंस गए, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई थी, उसकी बिजली की सप्लाई भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची, और सबसे पहले उन्होंने ओवरहेड बिजली सप्लाई को सुचारू किया, ताकि जो अन्य ट्रेनें वहां से गुजरनी थी उनको सही वक्त पर संचालित किया जा सके। इस घटना को लेकर जानकारी ये है कि इस घटना की वजह से किसी भी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया है, और जो मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतर गई थी, उनको हटाने का वहां पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, और कोशिश की जा रही थी कि जो रेलवे ट्रैक है उसको सुचारू किया जा सके। इस मालगाड़ी को लेकर जानकारी ये है कि ये मालगाड़ी कुरुक्षेत्र से कैथल की ओर जा रही थी, और जब ये कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुंची तब दोपहर 12 बजे ये हादसा हुआ है, और अचानक से ही मालगाड़ी की 3 बोगी जो हैं वो पटरी से उतर गई।
हालांकि जब जहां पर ये घटना हुई वहां पर आसपास कोई और ट्रेन नहीं थी, इस वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी के आने से पहले ही ये हादसा हुआ, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले ही जो ओवरहेड बिजली सप्लाई थी उसको सुचारू कर दिया गया था, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और ट्रेन की जो 3 बोगी पटरी से उतर गई थी उनको हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की जो स्पेशल ट्रेन थी उसको रवाना किया और उस सरकारी कार्यक्रम में शामिल भी हुए। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।